हेलो दोस्तों, इस वीडियो में आपका स्वागत है। आज हमारा टॉपिक है मैकियावेली। तो बोल रहा है आधुनिक युग की शुरुआत पुनर्जागरण और धर्म सुधार आंदोलन से होती है। इसलिए संक्षिप्त ही सही हमें पुनर्जागरण और धर्म सुधार आंदोलन की मैकियावेली के अध्ययन में पूर्व जानना होगा। यह सब है कि परिषदीय आंदोलन की समाप्ति के साथ मध्यकालीन यूरोप में मोहमाई निद्रा से जागरण की चिन्ह प्रकट होने लगे और उसने पुनर्जागरण तथा धर्म सुधार आंदोलन के द्वारा अंधकारपूर्ण युग से निकलकर वैज्ञानिकता के युग में प्रवेश किया। पुनर्जागरण यह रेनेसां शाब्दिक अर्थ होता है पुनर्जन्म से। यह आंदोलन 15वीं शताब्दी में इटली के एक नगर फ्लोरेंस में आरंभ हुआ था। इस आंदोलन के द्वारा प्राचीन यूनानी रोमन ग्रंथों कलाओं विधाओं को पुनर्जीवित किया गया। इसी कारण से इस आंदोलन का नामकरण पुनर्जागरण हुआ। पुनर्जागरण एक ऐसे संक्रमण काल एवं प्रतिनिधि करता है जो धर्म, विद्या, चर्च की सत्ता और त्यागमय जीवन बल देने वाली मध्यकालीन विचारधारा से आधुनिक वैज्ञानिक, संदेहवादी और व्यक्तिवादी सोच पर बल देने वाली प्रवृत्ति की ओर उन्मुख था। महत्व की दृष्टि से पुनर्जागरण द्विआर्थी था। प्रथम नकारात्मक और द्वितीय सकारात्मक। नकारात्मक दृष्टि से पुनर्जागरण मध्ययुगीन धर्म नियंत्रण और गतिहीन जीवन प्रणाली का निषेध किया, जिसके समर्थक आदर्श सामंतवादी, ग्रामीण और मठवादी थे। इनके विपरीत सकारात्मक दृष्टि से उसने आधुनिक युग में प्रभावी व्यक्तिवाद, नागरिक और लौकिक मूल्यों पर आधारित जीवन पद्धति जोड़ दिया। पुनर्जागरण के कारण कुछ दुनिया का पतन, यूनानी दर्शन का प्रचार, मुद्रण कला में आविष्कार, वैज्ञानिक आविष्कार के रखा जा सकता है। पुनर्जागरण के परिणाम पर अब विचार किया जाता है कि स्पष्ट परिलक्षित होता है कि पुनर्जागरण ने सामाजिक क्षेत्र में बौद्धिक युग का उदय, आर्थिक क्षेत्र में नव व्यापारी वर्ग का उत्थान, राजनीतिक क्षेत्र में सामंतवाद का पतन, राष्ट्रीय राजतंत्रों की स्थापना, मानवतावादी दृष्टिकोण का प्रचलन, वैज्ञानिक दृष्टिकोण पर बल दिया है। धर्म सुधार आंदोलन। पुनर्जागरण आंदोलन में तुरंत बाद राजनीतिक दर्शन में नई दिशा देने वाली, प्रभावित करने वाले एक और आंदोलन का जन्म हुआ, जिसे धर्म सुधार आंदोलन के नाम से जाना जाता है। आंदोलन धार्मिक जीवन में धर्म के नाम पर उन्हें शोषण, अन्याय, अंधविश्वास के खिलाफ एक आंदोलन था जो लोगों के सही अर्थों में धार्मिकता और समावेश का अधार्मिकता की समाप्ति करना चाहता है। धर्म सुधार आंदोलन कहा कि धर्म का मतलब चर्चशाही नहीं है। धर्म सुधार आंदोलन राजसत्ता के ईश्वरीय स्वरूप में विश्वास करते हुए धर्म पर राजसत्ता के नियंत्रण का समर्थन किया है। इसके अलावा धर्म सुधार आंदोलन राष्ट्रीयता, जनतंत्र एवं व्यक्तिगत स्वतंत्रता का समर्थन करता है। धर्म सुधार आंदोलन समर्थकों या महत्वपूर्ण विचारों के मार्टिन लूथर, जॉन कैल्विन के अलावा जिंगली, मेलेंकथॉन, जॉन नॉक्स के आदि के नाम से दिया जा सकता है। जीवन परिचय। राजनीतिक विज्ञान की सत्ता प्राप्ति करने के बेईमानी, धोखाधड़ी, मकारी, अनिकता और कुटिलता के सभी साधनों के प्रयोग से खुलेआम प्रबल समर्थन करने वाले मैकियावेली के अभ्युदय के साथ इतिहास में आधुनिक युग की शुरुआत हुई। आधुनिक युग के उद्घाटक निकोलो मैकियावेली का जन्म इटली के पुनर्जागरण आंदोलन में अग्रणी फ्लोरेंस नगर के संपन्न परिवार में 1469 में हुआ था। मैकियावेली के पिता वकील थे। मैकियावेली उच्च शिक्षा में वंचित रहा। मैकियावेली 1494 में फ्लोरेंस गणराज्य में सार्वजनिक अधिलेखा कार्यालय में साधारण कर्मचारी बनकर अपना जीवन प्रारंभ किया, परंतु अपनी प्रतिभा के तुरंत फ्लोरेंस में 10 सदस्यीय परिषद के सचिव बन गया और यहाँ 14 वर्ष तक कार्य किया। मैकियावेली राजदूत के रूप में फ्रांस में राजा लुई 12वां, जर्मन के सम्राट सीजर बोर्जिया और अन्य शासकों के दरबार में गए। व्यवहारिक राजनीति के ज्ञान प्राप्त किया। राजदूत मैकियावेली से ड्यूक ऑफ जॉर्जिया की मुलाकात 1502 में हुई। जॉर्जिया पोप अलेक्जेंडर 6वें अवैध परंतु सैनिक दृष्टि से योग पुत्र और अपने समय का सर्वाधिक सफल शासक था। उसे छल और बल के द्वारा इटली के पोप के अधीनस्थ प्रदेशों में अपना अधिकार स्थापित करने में उनका एकीकरण कर दिया। इस निरंकुश एवं कठोर शासक ने इटली के चित्कार उठा दिया। मैकियावेली को अपने पुस्तक द प्रिंस की रचना करने का मुख्य प्रेरणा दी और मैकियावेली ने बोर्जिया का आदर्श राजा के रूप में चित्रित किया। मैकियावेली सन 1512 में अपने राजनीतिक जीवन की समाप्ति के बाद मैकियावेली ग्रंथों की रचना की ओर उन्मुख हुए। आगे जिन रचनाओं में जिन रचनाओं का जिक्र किया जाने वाला था उनमें प्रथम 2 रचनाएं राजनीतिक विज्ञान के लिए विशेष महत्व रखती है। द प्रिंस, डिस्कोर्सेस ऑन द टाइटस लिवियस, द आर्ट ऑफ द वार, लाइफ ऑफ द कैस्ट्रोसियो, हिस्ट्री ऑफ फ्लोरेंस एक सुखांत नाटक है।
बेलफेजोर एक व्यंग्यात्मक उपन्यास है। दी गोल्डन आस यह एक कविता है। मैकियावेली की पत्ती। मैकियावेली ने ऐतिहासिक पत्ती का अनुसरण किया। उसका कहना है कि सभी देशों में कालों का मनुष्य का व्यवहार एक जैसा रहता है, एक ही प्रकार के सदस्यों में संचालित होता है और तथा उसे एक ही प्रकार की समस्याओं का समाधान करना पड़ता है। अतः वर्तमान काल में समस्याओं का समाधान भूतकालीन इतिहास के अध्ययन में हो सकता है और इसी के आधार पर भविष्य की घटनाओं में भविष्यवाणी की जा सकती है। मैकियावेली का दावा करता है कि सर्वप्रथम उसी ने इतिहास के राजनीति के संबंध में जोर दिया है। उसने इस दृष्टि प्राचीन यूनान और रोमन इतिहास का अध्ययन किया है। यह उल्लेखनीय है कि ऐतिहासिक पत्ती पर अरस्तू ने जोर दिया है। मैकियावेली विद्वानों के नज़र में मैकडोनल्ड ने कहा है कि मैकियावेली प्रथम आधुनिक राजनीतिक वैज्ञानिक है। जोन्स महोदय का कहना है कि मैकियावेली राजनीति में शक्तिवाद और प्रथम प्रतिपादक है। मैकियावेली के उपदेशों में सिद्धांत रूप में समानता अस्वीकार किया गया, परंतु व्यवहार में उनका नियमित रूप से अनुसरण किया जाता है। यह कथन मैक्सी का है। डनिंग ने मैकियावेली को अपने जमाने का शिशु कहा है। डनिंग ने ही कहा है मैकियावेली कभी प्रथम आधुनिक राजनीतिक विचाररश्मि कहा जाता है। यह कहना उतना ही सत्य है जितना कि यह कहना कि मैकियावेली अपने मध्य युग का अंत करता है, आधुनिक युग की शुरुआत करता है। फोस्टर ने कहा है मैकियावेली पुनर्जागरण के धर्म सुधार जैसी शक्तियों में एक प्रतिनिधित्व करता है, राजनीतिक शास्त्र में पुनर्जागरण के प्रतिनिधि है। मरे का कहना है द प्रिंस और डिस्कोर्सेस नामक पुस्तक है, शासकों के लिए निर्देशक पुस्तिका है। डॉक्टर विश्वनाथ प्रसाद वर्मा ने मैकियावेली की पत्ती वर्णन दरम्यान में कहा है कि पुनर्जागरण की प्रतिनिधि होने के कारण मैकियावेली की राजनीतिक पत्ती अनुभववाद और इतिहासवाद का समन्वय है। डनिंग ने ही कहा था मैकियावेली अधार्मिक न होकर धर्म निरपेक्ष है, वह अपनी राजनीतिक अनैतिक न होकर नैतिकता निरपेक्ष है। एवेस्टी ने अपनी रचना में लिखा है कि मैकियावेली ने अनैतिकता और निरता के उगात गर्त की ओर संकेत करके जिसने मनुष्य शक्ति प्राप्त करने के लिए समाज एवं मानव जाति की सेवा की। गेटले ने लिखा है कि मैकियावेली के सिद्धांत राज के पोषण सिद्धांत है, न कि समय राज का सिद्धांत। मैक्सी ने कहा है राजनीतिक शास्त्र और आचार शास्त्र की पृथक करके या प्रसार करके ये राज संचालन में तत्कालीन उपयोगिता और नियम को मार्गदर्शक सिद्धांत का बनाया है। मैकियावेली ने दृष्टि की परंतु यह राजनीतिक शास्त्र के लिए एक अमूल्य सेवा हुई है। लियो टॉल्स्टॉय ने कहा है कि मैकियावेली पूर्व आधुनिक विचारों को निश्चित रूप से जानता था क्योंकि वह उसके सामने थे और वह आधुनिक समय के विचारों में नहीं जान सकता था क्योंकि वे उसके बाद प्रकट हुए। मैकियावेली अपने युग का शिशु। डब्ल्यू डनिंग ने अपनी रचना द हिस्ट्री ऑफ द पॉलिटिकल थ्योरी एंशिएंट मेडिवल में मैकियावेली को पूरे अर्थ में अपने युग का शिशु बताया है। ऐसे तो प्रत्येक विचारक, विद्वान और प्रतिभाशाली व्यक्ति अपने जमाने का शिशु ही होता है क्योंकि वो अपने जमाने के वातावरण में प्रभावित होता है, उसी वातावरण का समस्याओं से संबंधित निदान ढूंढता है। सच है कि मैकियावेली अपने युग का शिशु इसलिए कहा जाता है क्योंकि वह समकालीन परिस्थिति में प्रभावित है, उन परिस्थितियों में उत्पन्न होने वाले समस्याओं के प्रति आकृष्ट होता है और उन समस्याओं का निदान ढूंढता है। ये बातें मैकियावेली की रचनाओं के अध्ययन से बाद स्पष्ट होता है। मैकियावेली अपनी जिन सामाजिक, राजनीतिक और बौद्धिक परिस्थितियों का प्रभाव पड़ा है, जिस प्रभाव के कारण वह अपने युग के शिशु कहलाता है, वह उसका वर्णन आवश्यक है, जिन्हें संक्षिप्त रूप से रखा जा सकता है। इटली समाज को पतन। मैकियावेली के ज़माने में इटली के बौद्धिक क्षेत्र में काफ़ी तरक्की हुई है, परंतु आर्थिक मामले में स्थिति काफ़ी दयनीय हो चुकी थी। इटली के लोग लाभ और स्वार्थ के लिए राष्ट्र के अहित में लगातार काम कर रहे थे। समाज में चारों ओर तरफ अराजकता का साम्राज्य था। ऐसी विषम परिस्थितियों में मैकियावेली जैसे विचारक चुपचाप कैसे रह सकते थे। उसने राजनीतिक व्यवस्था को उसके उत्तरदायी माना और निरंकुश तानाशाही द्वारा एकीकरण के आदेश को निदान रूप में सुझाया। उसने कहा कि इटली का अराजक स्थिति का निपटारा अब निरंकुश शासन के साबित ही कायम किया जा सकता है। मैकियावेली कहता है कि देश में शांति और समाज में सुव्यवस्था बनाए रखने के लिए राजा को नैतिकता और अनैतिकता के विचार को किए बगैर शासन नहीं करना चाहिए। इटली का राजनीतिक फूट। मैकियावेली ने जीवन काल में इटली का राष्ट्रीय संगठन पूर्णतः नष्ट हो चुका था। वह अनेक स्वतंत्र नगर राज्यों और छोटे छोटे खंडों में बंट गया था। उन राज्यों में एक मिनट दोस्तों, मैं पाँच
राज्य विशेष रूप शक्ति थे। मिलान, वेनिस, नेपल्स, फ्लोरेंस पोप की रियासत। इनमें से मिलान में, नेपल्स में निरंकुश शासन में, वेनिस और फ्लोरेंस में गणतंत्र थे। इन राज्यों ने बराबर आंतरिक कला रहती थी जिससे कारण विदेशी आक्रमण सफल हो सकता था। इन परिस्थितियों के मैकियावेली ने काफ़ी प्रभाव पड़ा। वह अपनी रचना द प्रिंस निरंकुश सरकारों और शासन को वकालत की। मैकियावेली ने अपने ज़माने में पश्चिमी मैकियावेली अपने ज़माने में पश्चिमी यूरोप में स्थापित स्वतंत्र और सफलता से देख रहा था। वह यह भी देख रहा था कि किस तरह स्पेन, फ्रांस, इंग्लैंड राजस्थान के नेतृत्व में राष्ट्र के एकीकरण और विकास हो रहा था। मैकियावेली ने अपने राजस्थान में निरंकुश को जोड़ते हुए एक शक्तिशाली निरंकुश शासन की कामना कर डाली। राष्ट्रीयता की भावना। मैकियावेली ने समय में संसार में सभी देश राष्ट्रीय राज्य के अपनाए जा रहे थे। उसके पीछे निरंकुश शासन का महत्वपूर्ण था। मैकियावेली ने पाया कि इंग्लैंड, स्पेन, फ्रांस संगठन और शक्ति संपन्न पीछे राष्ट्रीय भावना प्रबलता है। इसके प्रभावित होकर मैकियावेली ने इटली के एकीकृत राज्य के रूप में देखना चाहता है। वो अपने इस कार्य के लिए 5 राज्यों मिलान, वेनिस, नेपल्स, फ्लोरेंस और पोप प्रदेश को मिलाकर इटली के एकीकरण में करना चाहता था। सबसे की राष्ट्रीयता से प्रभावित होकर मैकियावेली निरंकुश शासन का समर्थन करता है। पुनर्जागरण। मध्यकाल और आधुनिक काल के बीच अविभाज्य रेखा खींचने का काम पुनर्जागरण ने किया। पुनर्जागरण यह मानसिक क्रांति थी जो ज्ञान के पुनर्जागरण अथवा अतीत के साहित्य को पुनर्जागरण के फलस्वरूप हुई थी। इस आंदोलन का प्रभाव मानव जीवन के हर पहलू पर पड़ा। मनुष्य मध्यकालीन विचारों से मुक्त हुआ और उसने जीवन के प्रति नए दृष्टिकोण में उदय हुआ जो तार्किकता और वैज्ञानिकता के संबंध रखता है। पुनर्जागरण चूंकि मैकियावेली अपने जमाने में हुआ इसलिए उसका प्रभाव लाजमी था। पुनर्जागरण का प्रभाव ही उसने मध्यकालीन विचारों के प्रति तनिक भी ध्यान न देकर धर्म, नैतिकता, आदि के प्रति नया दृष्टिकोण अपनाया। उसने अपने ग्रंथों में 2 तलवारों के सिद्धांत के चर्च और राज्य के संघर्ष, पोप और परिषद की आपसी लड़ाई और इस प्रकार के मध्ययुगीन विषयों की चर्चा की जिसके इसके विपरीत उसने मानवीय समस्याओं के अध्ययन पर बल दिया। अब समय अपने भाग में निर्माता बताया। उसने राजनीति और नैतिकता को पृथक करके उससे व्यवहारिक रूप प्रदान किया। इसलिए उसने कहा कि राजा और व्यक्ति की नैतिकता का फर्क है। मैकियावेली कहना है कि व्यक्ति की जीवन में नैतिकता को होना अनिवार्य है। व्यक्ति अपने लाभ के लिए अनैतिक साधनों का अपनाया जाएगा तो राज उसे दंड देगा, परंतु राज की नैतिकता का बंधन अनुचित है। राज की नैतिकता वही है जो व्यवहारिक है, राज के कल्याण और अस्तित्व की रक्षा में सहायक हो। राज अपने लाभ के लिए कुछ भी कर सकता है जो जायज़ है, परंतु व्यक्ति ऐसा नहीं कर सकता है। सबसे है कि मैकियावेली की नज़र में व्यक्ति की नैतिकता और राज की नैतिकता में फर्क है। सबसे की विभिन्न घटनाओं और परिस्थितियों के मैकियावेली पर व्यापक प्रभाव पड़ा। मैकियावेली इन परिस्थितियों का अध्ययन करते हुए उसका निदान सुझाता है। अतः डनी का कथन प्रामाणिक है। मैकियावेली अपने युग का शिशु है। इस विवेचना के दौरान यह भी देखने को मिलता है कि मैकियावेली राजनीतिक विचारों की नई दुनिया की खोज करके राज्य विज्ञान में प्रति दृष्टिकोण बदल दिया। उसके शास्त्र के वास्तविक स्वरूप में परिचित कराया और राजनीतिक शास्त्र के राज्य की वास्तविक समस्याओं निदान में समझ दिया। जो भी बातें वह व्यवहारिक है। इसलिए कैटलिन ने शब्दों में इन्हीं तर्कों के आधार पर मैकियावेली की प्रथम राजनीतिक विज्ञान का कहा जा सकता है। मैकियावेली के मानव स्वभाव संबंधी विचार। मैकियावेली अपने दोनों राजनीतिक रचनाओं में द प्रिंस डिस्कोर्स मानव स्वभाव संबंधी समान विचार देता है। मैकियावेली ने मानवीय स्वभाव में संबंधित विचार नकारात्मक और विकृत है। वह मानव के लालची, कोमलपुर, धोखेबाज, दुष्ट, स्वार्थी, दुष्कर्मी, कामुक, पखंडी, आलसी, चंचल मानता है। मैकियावेली को कहना है कि मानव जो भी करता है वो अपने लाभ के लिए करता है। मानव में परोपकारिता, हमदर्दी, मानवता, सत्य, सहिष्णुता आदि गुण होते हैं नहीं होता है। वह बौद्धिकता से चलते ऐसा आचरण मात्र दिखावे के लिए करता है। मानवीय मन हमेशा दुष्कर्म, लालच आदि के लिए जाना जाता है। मैकियावेली के अनुसार मनुष्य पशु के समान है, न केवल विवश की जाने अच्छा कार्य करता है। वह भय, लोभ, शक्ति, स्वार्थ, अभिमान प्रेरित होकर किसी कार्य को करता है। अर्थात मनुष्य की केवल बुराई है। मनुष्य आराम तलब आलसी होता है। उसका मन न केवल अनिकता और कुकर्मों में लग जाता है, मनुष्य के धन के लिए कुछ भी कर सकता है। यहाँ मैकियावेली के कथन को दोहराया जा सकता है। मनुष्य अपनी पैतृक संपत्ति की हानि की तुलना में अपने पिता की मृत्यु को अधिक सरलता भूल जाता है।
यह जानकारी देते हुए कहा जा सकता है कि सेंट अगस्ता के मनुष्य का पापी कहा है, होब्स ने स्वार्थी, परंतु मैकॉले ने परम दुष्ट के अर्थी स्वार्थी माना है। मैकॉले ने मानवीय स्वभाव की विशेषताओं की व्याख्या के अनुसार में वह तर्कपूर्ण ढंग से निरंकुश शासन की वकालत करता है। मैकॉले ने शासक को सुझाव दिया कि मनुष्य को नियंत्रण में रखने के लिए बल ही एकमात्र उपाय है। शासक को न जनता के प्रति प्रेम रखना चाहिए और न ही प्रेम को प्रदर्शन करना चाहिए। मैकॉले द्वारा मानवीय स्वभाव को जो चित्रण किया गया है वह दृष्टिकोण एक पक्षीय, व्यक्तिगत, निराशवादी, पूर्वाग्रस्त से परिपूर्ण है। यह सही है कि व्यक्ति लालचपन, कामुकता, आलसपन अधिक होती है। समाज के कुछ लोग ऐसी और कुकर्म के लीन रहना चाहते हैं, परंतु हमें यह भी नहीं भूलना चाहिए कि बहुत से लोग मैकॉले के ज़माने में नैतिक, चरित्रवान, संयमी, सक्रिय आदि गुणों से ओतप्रोत थे। स्पष्ट है कि मैकॉले के विचार में एक पक्षीय, अनैतिक हास्यिकता की कमी है जिस पर पूर्णतः विश्वास नहीं किया जा सकता है।